हेलो एंड वेलकम टू जय उगाम कॉमर्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम बात करेंगे कि ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से हमारी इंडस्ट्रीज़ को रूइन किया या कहें तो हमारी इंडस्ट्रीज़ को बर्बाद किया। तो यहाँ वो एक प्रोसेस लेकर के आए थे, उन्होंने सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, यानी सिस्टमैटिक तरीके से उन्होंने धीरे धीरे हमारी इंडस्ट्रीज़ को डिग्रेड किया, हमारी इंडस्ट्रीज़ को स्लो डाउन करके और उनको बंद करवा दिया। किस तरीके से उन्होंने इंडस्ट्रीज़ को बंद करा उसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आ गई यहाँ पर दैट इज़ कि ये जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन उन्होंने किया, हमारी इंडस्ट्रीज़ को धीरे धीरे ख़त्म करा, उसका मोटिव क्या था, क्या कारण था कि उन्होंने हमारी इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म किया। तो पहला कारण तो ये था कि टू एक्सप्लॉइट इंडियाज़ वेल्थ ऑफ रॉ मटेरियल टू सप्लाई इनपुट्स टू ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़। वहाँ ब्रिटेन में उस वक्त इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो रही थी, तो वहाँ इंडस्ट्रीज़ में जो इनपुट डालना होता था, जो रॉ मटेरियल डालना होता था, वो इंडिया से जाता था। तो इंडिया से रॉ मटेरियल जाता था, वहाँ प्रोसेस होता था, प्रोडक्ट बनता था और प्रोडक्ट बनकर के वापस सेल कहाँ होगा, इंडिया में। तो इंडिया ने प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई कर दे, इंडिया ने प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड है वो भी सप्लाई कर लिए। दूसरा, उनका जो प्रोडक्ट वहाँ से बन करके आएगा, उस प्रोडक्ट को यहाँ ला करके और सेल कर दिया, तो उनको अपना पोटेंशियल मार्केट भी मिल गया और प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल भी अवेलेबल हो गया। ये दो मोटिव्स थे कि उन्होंने हमारी इंडस्ट्रीज़ को सिस्टमेटिकली हमारी इंडस्ट्रीज़ को रूइन किया। तो उसके ये दो कारण थे कि एक तो वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो रही थी, अब वहाँ इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो रही थी तो रॉ मटेरियल चाहिए था जो इंडिया से जाता था, और वहाँ से जो प्रोडक्ट बन करके आता था उसको मार्केट भी कहाँ मिल रहा था, इंडिया में। वो प्रोडक्ट सेल भी कहाँ हो रहा था, इंडिया में। तो ये दो मोटिव्स थे जिसकी वजह से उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में किया। अब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू, ये जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन उन्होंने किया सिस्टमेटिकली, उसकी वजह से क्या चीज़ें आई। तो पहली चीज़ तो ये हुई कि हमारा जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स है, जो हमारा इंडियन हैंडीक्राफ्ट था, यानी हाथ से बनी हुई जो चीज़ें थी, वो पहले बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करती थी ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट में। तो जब इन्होंने सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लेकर के आए, उसकी वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग गया, कम होने लग गया। और इंडियन हैंडीक्राफ्ट से जब भी हम कोई चीज़ हाथ से बनाते हैं तो बहुत से लोग हमको चाहिए होते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, वहीं अगर हम मशीन लगाते हैं तो कम लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल पाता है। तो हमारी इंडस्ट्रीज़ बेसिकली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी, जहाँ हाथ से चीज़ें बनाई जाती थी, हाथ से चीज़ें बनाई जाती थी, तो उसकी वजह से बहुत से लोगों को रोज़गार उसी से मिलता था, एम्प्लॉयमेंट उसी से मिलता था। जब ये डिक्लाइन हुआ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स का, जब हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज धीरे धीरे बंद होने लगी, सब लोग ब्रिटेन से बने हुए सामान खरीदने लगे, उसकी वजह से बहुत से लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, बहुत से लोगों की जॉब्स चली गई, बहुत से लोगों को रोजगार की समस्या आ गई, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम अराइज हो गई उस टाइम पे। दूसरा क्या था कि पेनिट्रेशन ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन द इंडियन मार्केट्स। तो ब्रिटिश गुड्स जो ब्रिटेन से बन करके आ रहे थे वो यहाँ हमारे इंडियन मार्केट में पेनिट्रेट हो पाए। एक तो यहाँ के लोगों ने हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट को खरीदना बंद कर दिया, उस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होने लग गई, और ब्रिटेन से जो चीज़ें बन करके आ रही थी वो चीज़ें भी यहीं पर सेल हो रही थी, तो ब्रिटेन के गुड्स को यहाँ के लिए मार्केट मिल गया अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो ये एक तो दो मोटिव्स थे, और उन मोटिव्स की वजह से ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ये दोनों प्रॉब्लम्स देखने को मिली। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो पुअर स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस को हाईलाइट कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। हमारी इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स उस वक्त डिके हो रहे थे, डिक्लाइन हो रहे थे। उसका यहाँ कुछ रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी उस वक्त यूज़ हो रही थी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का मतलब है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है भेदभाव करना। तो यहाँ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी कैसे यूज़ हो रही थी। पहला पॉइंट तो है कि टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट हो रहा था रॉ मटीरियल का, यानी जो रॉ मटीरियल इंडिया से ब्रिटेन जाते थे उन पे कोई भी टैक्स नहीं लगता था। जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे लगने वाली ड्यूटीज़ है, टैक्सेस है, उनको टैरिफ कहा जाता है। तो यहाँ से जो रॉ मटेरियल ब्रिटेन जा रहा था उस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा था, वो एब्सोल्यूट टैक्स फ्री जा रहा था। पहला ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब ब्रिटेन से कोई गुड्स बन करके यहाँ आ रहे थे, इंडिया में आ रहे थे, तो उन पर भी कोई टैक्स नहीं लग रहा था। ब्रिटेन से कोई सामान बन करके इंडिया में आएगा तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं हैवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स,
वहीं जब इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स दूसरी कंट्रीज़ में सेल हो रहे थे, जब यहाँ से वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट हो रहा था इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स का, तो उन पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया, हैवी ड्यूटीज़ चार्ज करने लग गए। उसकी वजह से यहाँ कोई चीज़ जितने की थी, अब टैक्स ऐड होकर के वो चीज़ इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेंसिव मिलने लग गई, महंगी मिलने लग गई, तो थोड़ा उसका कॉम्पिटिटिवनेस ख़त्म हो गया और लोग इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को ख़रीदना कम करने लगे। इसी तरीके से इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स फॉरेन में बिकना बंद हो गया, बहुत कम हो गया। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या करी, यहाँ पर इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स फेस कंपटीशन फ्रॉम द मशीन मेड गुड्स विच वर बेटर इन क्वालिटी एंड चीपर एज वेल। तो यहाँ से इंडिया से जो चीज़ जा रही थी, इंडिया से जो हैंडीक्राफ्ट वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट हो रहा था, उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया, इसलिए वर्ल्ड में उसकी डिमांड बहुत लो हो गई। और जहाँ इंडिया की बात आई, तो ब्रिटेन से मशीन मेड गुड्स बन करके आ रहे थे। वो मशीन मेड गुड्स बेटर होते थे क्वालिटी में, और क्योंकि उनको मशीन्स बना रही है, बल्क में बनते थे, इस वजह से चीपर भी होते थे, सस्ते भी होते थे। क्योंकि हाथ से अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा। वहीं अगर मशीन कोई चीज़ बना रही है तो उसको कम एफर्ट्स और ज़्यादा चीज़ें बना सकती है एट अ टाइम। तो उस वजह से मशीन मेड गुड्स सस्ते थे और बेटर क्वालिटी के भी थे। इस वजह से इंडिया के लोग भी मशीन मेड गुड खरीदने लग गए, ब्रिटेन से आने वाली चीज़ें खरीदने लग गए। और इंडिया की जो चीज़ें थी उनको ना तो फॉरेन मार्केट में, क्योंकि इन्होंने टैक्सेस ज़्यादा लगा दिए थे, इसलिए ना तो एक्सपोर्ट हो पा रहा था और ना इंडियन मार्केट में वो चीज़ें सेल हो पा रही थी। और दूसरी चीज़ ये थी कि डिमांड पैटर्न जो था इंडियन कंज्यूमर्स का, वो धीरे धीरे ब्रिटिशर से इन्फ्लुएंस होने लग गया था, अपन वेस्टर्न लाइफस्टाइल को अपनाने लग गए थे, अपना डिमांड पैटर्न चेंज होने लग गया था। उसकी वजह से भी यहाँ ये चीज़ हुई कि लोग ब्रिटेन से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खरीदना पसंद कर रहे थे और इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को खरीदना, उसकी डिमांड जो है वो काफ़ी कम हो गई थी। तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स ना फॉरेन में सेल हो पा रहे थे, ना अब्रॉड सेल हो पा रहे थे, और ना ही इंडिया में सेल हो पा रहे थे। इस वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स धीरे धीरे डिके हो गए और इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स डिके या रूइन होना शुरू हो गए। सेकेंड पॉइंट जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की पुअर स्टेट को डिपिक्ट कर रहा है, दैट इज ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। तो उस वक्त हमारी कंट्री में मॉडर्न इंडस्ट्रीज की ग्रोथ बहुत ही स्लो थी। उस वक्त ओनली इन सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, सिर्फ 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में हमारे यहाँ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ स्टार्ट हुई थी। और उससे पहले हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट्स बहुत ज़्यादा फेमस थे, मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ नहीं थी। तो यहाँ पर पहला पॉइंट जो ये 5 ऑब्जर्वेशंस हमको देखने को मिल रही है, उसमें पहला पॉइंट है इनिशियली कॉटन और जूट टेक्सटाइल सेटअप होने लगी। यानी कॉटन और जूट मिल्स जो है, टेक्सटाइल कपड़े बनाने की जो मिल्स हैं वो स्टार्ट होने लगी कॉटन और जूट की। जनरली जो कॉटन वाली इंडस्ट्रीज़ थी, कॉटन टेक्सटाइल मिल्स थी, वो वेस्टर्न इंडिया में महाराष्ट्र गुजरात वाले एरिया में मेजरली कॉन्सेंट्रेटेड थी, और उनका चार्ज जो है, ओनरशिप जो है, कंट्रोल जो है वो इंडियंस के हाथ में था। वहीं जूट टेक्सटाइल्स मेजरली कंसंट्रेटेड थी बंगाल में, और उसका ओनरशिप, उसका कंट्रोल ब्रिटिशर्स के हाथ में ज़्यादा था। दूसरा पॉइंट, टिस्को इनकॉर्पोरेट हुई। टिस्को का फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। तो टिस्को जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई 1907 में। ये फर्स्ट आयरन एंड स्टील कंपनी थी इंडिया में, और ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 1907 में। उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर हुई, फिर सीमेंट इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्रीज़, इस तरीके की इंडस्ट्रीज़ स्टार्ट हुई आने, इमर्ज होने लगी, स्टार्ट होने लगी। नेक्स्ट पॉइंट है हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री इन इंडिया। यानी इंडिया में हार्डली कोई कैपिटल गुड इंडस्ट्री देखने को मिलती थी। कैपिटल गुड इंडस्ट्री यानी ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिसमें मशीन बनती है, यानी मशीन बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ को कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री कहते थे। वो इंडिया में ना के बराबर थी, यानी इंडिया में मशीन्स बनाने की इंडस्ट्रीज़ नहीं थी। उस टाइम पे अगर हमको एक साइकिल भी खरीदनी होती थी तो वो साइकिल भी ब्रिटेन से आती थी, इंपोर्ट होती थी। हम अपने देश में एक साइकिल भी नहीं बना पाते थे, क्योंकि कैपिटल गुड बनाने की कोई इंडस्ट्री हमारे कंट्री में नहीं थी उस टाइम पर। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर इन जीडीपी वाज लो। और जो न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर जो इमर्ज हो रहा था, मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो आ रही थी, उनका जीडीपी में यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, यानी कि नेशनल इनकम में, पूरे कंट्री की इनकम में कंट्रीब्यूशन काफ़ी लो था, एक्सट्रीमली लो कंट्रीब्यूशन था उस वक्त न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी के अंदर। द फिफ्थ पॉइंट इज, द फिफ्थ ऑब्जर्वेशन इज, द स्टेट पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज लिमिटेड. It was confined only to railways communication, which helped expansion of Indian market for the British products. यानी ब्रिटिशर्स का कंट्रीब्यूशन मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत ही लिमिटेड था।
और उसका रीज़न ये था कि उन्होंने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को डेवलप किया, जैसे कि उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन में रेलवेज़ को डेवलप किया, उन्होंने कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ को डेवलप किया, सिर्फ उन्हीं एरियाज़ को डेवलप किया जो कि उनके बेनिफिट में यूज़ आने वाले थे। यानी ब्रिटिश प्रोडक्ट अगर वहाँ से ब्रिटेन से इंडिया आएंगे, वो सी पोर्ट्स पर आकर के रखे जाएंगे, उसके बाद पूरे इंडिया में उनको कैसे पहुंचाना है, तो उसके लिए रेलवेज लेकर के आए। रेलवेज से उनका जो प्रोडक्ट है वो इंडिया के हर एक कोने में पहुंच पा रहा है, हर नूक एंड कॉर्नर में वो पहुंच पा रहा है, उसके लिए वो रेलवेज लेकर के आए थे। दूसरा, वो लोग कम्युनिकेशन फैसिलिटी लेकर के आए थे। इंडिया का वास्ट जोग्राफिकल एरिया है, इंडिया का एरिया जो है वो बहुत ही बड़ा है, तो एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करें उसके लिए वो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ लेकर के आए थे। यानी उन्होंने इंडिया के इंडस्ट्रियलाइजेशन को उतना ही डेवलप किया, सिर्फ उन स्ट्रेटेजिक एरियाज पे ही ध्यान दिया जहां पर उनका कोई ना कोई बेनिफिट निकल करके आ रहा था।